नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के। जी हाँ, ये जो भी मैं बात करना जा रहा हूं वो कार्य इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन के एक सामान्य से निर्णय की, लेकिन उस सामान्य से निर्णय का जो इम्पैक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो यह है कि लगभग 76 लाख जो वोटर हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें 25 लाख वोटर और जुड़ जाएंगे और 1 करोड़ 1 लाख वोटर हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस सामान्य, सहज और विधिपूर्ण कर्तव्य निर्वहन से हमारे गुपकार गैंग को मिर्चियाँ लग रही हैं। और गुपकार गैंग को मिर्चियाँ क्यों लग रही हैं? क्योंकि गुपकार गैंग को तो पहले ही तोहफ़ा मिल चुका है। डिलिमिटेशन कमीशन के रूप में उनको तोहफ़ा ये मिल चुका है कि उनको 47 सीटें मिल चुकी हैं 90 में से। यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत जो डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था, उस डिलिमिटेशन कमीशन को ये कहा गया था कि आप सारा का सारा डिलिमिटेशन सीट्स का जो है वो 2011 के सेंसस के आधार पर करें। अब 2011 के सेंसस को लेकर जम्मू प्रांत में, यानी जम्मू और कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, उसका जो जम्मू संभाग है, उसमें बहुत अधिक विरोध था। विरोध इसलिए था क्योंकि लगातार 2011 के बाद से ये कहा जा रहा था कि ये पेपर सेंसस है, इसमें हिंदुओं की संख्या जानबूझ के कम की गई है और पेपर सेंसस करके मुसलमानों की संख्या कश्मीर वैली में बढ़ाई गई है। जो इलेक्टोरल रोल, आखिरी जो इलेक्टोरल रोल जारी हुए थे, उसमें जम्मू में इलेक्टर्स अधिक थे, कश्मीर में कम थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। 2011 के सेंसस का विरोध आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर पार्टी ने, जम्मू की हर पार्टी ने किया था। यानी कि कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी किया था। उसके बाद भी 2011 का जो सेंसस है, वो आधार बनाकर डिलिमिटेशन किया गया। धारा 370 का एक, मैं ये कहूँ कि ये बहुत ही सुखद परिणाम है कि ये 25 लाख लोग जिनको कभी भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट नहीं दिए जाना देता था, नहीं देने देते थे वोट, उनको वोट मिल गया। तो उनको वोट मिलने से जो इम्पैक्ट आएगा वो आप ये देखें कि कश्मीर में तो आएगा नगण्य। कश्मीर में तो जो पीस टाइम आर्मी स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर जो आर्मी वाले हैं उनके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस 25 लाख में ये मानिए कि लगभग 1 से 1.5 लाख अंतर पड़ेगा कश्मीर वैली में और शेष सारा अंतर पड़ेगा जम्मू में। अब आप ये देखिए कि यदि इसी को पहले कर लिया गया होता है, यानी कि डिलिमिटेशन में ये कहा गया होता कि हम पहले जनगणना करेंगे और उसके बाद फिर हम डिलिमिटेशन करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई बहुत अधिक जल्दी होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ये पहले कर लिया जाता तो स्थिति ये होती कि आज की डेट में जो डिलिमिटेशन में सीटें हैं वो कश्मीर को मिल रही हैं 47, जम्मू को मिल रही हैं 43। ये 25 लाख लोग यदि सम्मिलित हो जाते उस जनगणना में, क्योंकि जनगणना जो होती है वो भी स्थान विशेष की ही होती है, यानी कि जनगणना में जो जहाँ होता है उसकी गिनती वहीं होती है। तो जनगणना यदि हो जाती तो जम्मू को स्थिति ये होती कि जम्मू को मिलती 50 से 55 सीटें और वैली की रह जाती 35 से 40 सीटें। और इसलिए मैंने देखा कई यूट्यूबर्स जो थे वो उत्साह के अतिरेक में कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इससे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि गुपकार गैंग के एक ऐसे उनसे आतंकित होके या उनसे, जिसको कहते हैं इन ऑ ऑफ देम, उनके प्रभाव में रहते हुए
उनसे जिसको कहते हैं मानसिक प्रभाव में रहते हुए, अरे भाई कैसे हो जाएगा? एक जिसको गिल्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक हीन भावना कहते हैं, उसके तहत हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, शीर्ष नेतृत्व, उसने ये तय किया कि नहीं, 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 कुछ भी हो जाए, कश्मीर को तो हम किसी भी तरह से उसका जो मुस्लिम चरित्र है, वो तो हम नहीं हटा सकते। हम जम्मू को कश्मीर का उपनिवेश बना के ही रखेंगे हर प्रकार से। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कश्मीर को जम्मू का जो होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी संसाधन हैं जल के अतिरिक्त, और जल में भी सबसे बड़ा संसाधन जो चिनाब नदी है, चंद्रभागा जिसको कहना चाहिए, तो जो चंद्रभागा बन के ही हिमाचल प्रदेश से आती है, एंट्री करती है जम्मू कश्मीर में, लेकिन यहाँ आके चिनाब हो जाती है, क्योंकि यहाँ उर्दू का पुट लगना आवश्यक था। तो चिनाब जो है वो भी सबसे बड़ा जो जल का स्रोत है वो भी जम्मू में है। जो भी इंडस्ट्रीज यानी कि जो भी उद्योग हैं वो सारे जम्मू में हैं। जो कुछ भी आप ये कहें कि अनाज वाली जो फसलें हैं वो भी सब जम्मू में है। क्षेत्रफल जम्मू का 4 गुना है। तो फिर तुष्टीकरण अथवा तृप्तिकरण जो भी कहें, इस तुष्टीकरण और तृप्तिकरण के कारण जो जम्मू का सामान्य हक है और जो इलेक्शन कमीशन उनको दे रहा है, और जो गुपकार गैंग इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो गुपकार गैंग के इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध खड़े होने का कोई कारण इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। जनगणना की भी सामान्य प्रक्रिया है। जनगणना में भी जो जहां होता है उसकी गणना वहीं होती है, और इलेक्शन में भी आपको वोट वहीं देना होता है सामान्यतया। आप चाहें तो आपके पास ये एक आपको ये दिया हुआ है ऑप्शन कि यदि आप चाहें तो आपका जहां मूल वोट है वहां आप जाकर दे सकते हैं, लेकिन वो चॉइस आपकी है। वह ऑप्शन, वो चुनाव आपका है। वो आपको चुनना है कि आप यहाँ वोट देंगे या अपने घर जाकर वोट देंगे। और सामान्यतया ये देखा है कि लगभग 90 से 95% लोग जो हैं वो जहाँ होते हैं वहीं अपना इलेक्टोरल कार्ड बना लेते हैं, वहीं अपना इलेक्शन कार्ड बना के और वहीं वोट देते हैं। कई स्थानों पे नहीं होता है, जैसे इमिग्रेंट इत्यादि हैं, वे बड़े लंबी संख्या में वापस जाते हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में आपने सामान्यतया देखा होगा कि वे अपना जो चुनाव कार्ड है, वो अपने गाँव में ही बनवाते हैं। लेकिन अभी जो संख्या आई है जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सामने, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो वहाँ पर बैठते हैं जम्मू कश्मीर में, उनके सामने जो संख्या आई है वो बताती है कि लगभग 25 लाख लोग जो हैं वो अपना एनरोलमेंट कराने के इच्छुक हैं जम्मू कश्मीर में। अब इसमें फिर उपाय क्या है? देखिए, गुपकार गैंग तो यही चाहता है, उनका कहना ही यही है। गुपकार गैंग क्या कह रहा है? अब इसको 2 तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि गुपकार गैंग क्या कह रहा है। गुपकार गैंग की बात किस लिए बिल्कुल रद्द करने लायक है, और जम्मू के लोगों के साथ जो अन्याय हो गया है, वो कैसे उसका निराकरण हो सकता है। क्योंकि धारा 370 का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके कारण यहाँ का पूरा जो परिदृश्य है वो बदल सकता है, यदि उसको थोड़ा सा ट्वीक किया जाए, थोड़ा सा उसमें जो अभी चल रहा है उसमें कुछ कतर ब्योंत की जाए। तो गुपकार गैंग क्या कहता है? गुपकार गैंग कहता है कि हमारी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, हमारी अकेली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ की जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, जो राजा ने कहा था, उस राजा के कहे के अनुसार हमने आपको केवल 3 ही, यानी कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, ये 3 ही अधिकार आपको दिए थे। और धारा जो हमारा जो एक्सेशन ट्रीटी थी, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, उसमें यही लिखा हुआ था। अब इसका तो उत्तर हम कितनी बार दे चुके हैं। मेरी पुस्तक जो अनब्रेकिंग इंडिया है उसमें तो पूरा लिखा हुआ है कि भाई ये जो एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, वह एक लीगल मेजर था। उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का हुआ करता था, यानी कि जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के शेड्यूल 11 में ये एक्सेशन का फॉर्मेट दिया हुआ था।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो फॉर्मेट है, जो उसका मसौदा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया हुआ शेड्यूल 11। अब जितनी भी रियासतें भारत में विलय हुई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से, जो कि 560 से अधिक थी, उन्होंने सबने एक एक ने, यहां तक कि हैदराबाद निजाम ने भी, सबने वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जो कि महाराजा कश्मीर ने किया, महाराजा जम्मू कश्मीर ने किया। महाराजा हरि सिंह ने जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, उसी पर बाकी सारी रियासतों ने भी, जो कि 560 से अधिक थी, उन्होंने भी किए। तो ये हमारे जो गुपकार गैंग वाले हैं, ये बार बार इसको इसलिए बोलते हैं कि देश की जनता भ्रमित हो जाए। देश की जनता को ये पता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाकी लोगों ने भी जो हस्ताक्षर किए थे, वो भी यही था जो यहाँ पे हुआ था। और आप ये देखिए कि इनको एक विशेष सुविधा दे दी गई 370 लगा के, जो कि देश में किसी भी और राज्य को नहीं दी गई, किसी भी और रियासत को नहीं दी गई। उनका सबका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उसमें बाद में उनसे मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा लिए गए। उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम कहते हैं क्लास बी स्टेट्स का और क्लास सी स्टेट्स का दर्जा दे दिया गया, और बाद में उनको 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन करके सबको एक समान राज्य बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग छोड़ दिया गया। तो ये जो अलग छोड़ दिया गया, उसको लेके इनके मन में अभी तक इतनी टीस है उस 370 को लेके, कि हर तरह से उस 370 को आज भी वो कायम रखना चाहते हैं, जानते बूझते। ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं है, ये जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट जो है, उसमें पूरे भारत में एक ही प्रावधान है, और वही प्रावधान अब जम्मू कश्मीर पर लागू होना है। लेकिन उसके उपरांत भी वे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी विधि से, वे ये चाहते हैं कि 370 वहां पर दोबारा लागू हो जाए। सरकार कोई अमेंडमेंट कर दे, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंड कर दे, डिलिमिटेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दे, कुछ कर दे उनके लिए विशेष रूप से। क्यों कर दे भाई? तुम्हारे विशेषाधिकार के दिन गए गुपकार गैंग वालों। अब्दुल्ला, मुफ्ती और इधर उधर के जो छोटे मोटे हैं, अल्ताफ बुखारी, मीरवाइज, और जितने भी लोग ये यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिनका शरीर भारत में और आत्मा पाकिस्तान में निवास करती है, वो ये अच्छी तरह से जान लें कि 370 अब किसी भी रूप में वापस आने वाला नहीं। हालांकि हमारी जो DND गैंग है, हमारे यहाँ भी है एक गैंग, भारत सरकार के पास भी एक DND है, वो DND भरसक ये प्रयास करता रहता है कि ये जो गुपकार गैंग वाले हैं, इनका तुष्टीकरण, तृप्तिकरण होता रहे। हमने सभी ने मिलकर इस तुष्टीकरण, तृप्तिकरण के विरुद्ध भी स्वर बुलंद कर रखे हैं, आवाज उठा रखी है, और हम पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इनका जो तुष्टीकरण और तृप्तिकरण हो रहा है, और जो भारत सरकार आज भी जो उनका पुराना रवैया है, जो पुरानी रिवायतें हैं, जो पुरानी आदतें हैं, उनके अनुसार आज भी ये मानती हैं कि जो ये अलगाववादी हैं, उनका हृदय जीता जा सकता है। इस धारणा को हम ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो हमारे भाई लोग हैं जो कह रहे हैं कि आहा, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। अरे भाई, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक वही है 370 वाला। जो 370 हटाया था, उसके बाद कोई नया मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये वही मास्टर स्ट्रोक है पुराना, और इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था 370 का, जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट था, उसको तो डीलिमिटेशन का प्रोविजन 2011 के जम्मू कश्मीर के सेंसस से लिंक करके समाप्त कर दिया इन्होंने। वो तो 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें लिख के ही समाप्त कर दिया था। उसके बाद से लगातार जम्मू की पार्टियां मांग कर रही हैं, डीलिमिटेशन कमीशन के सामने भी उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए, अपने मांग पत्र रखे, और उसमें भी यही कहा कि 2011 के सेंसस के
हिसाब से इस पर ऊपर विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उपरांत भी उसके ऊपर विचार हुआ। जनगणना दोबारा की जा सकती थी। ऐसी कोई बहुत जल्दी नहीं है कि भई वहाँ चुनाव होने बहुत आवश्यक है, वहाँ चुनाव नहीं हो जाएगा, गज़ब हो जाएगा। अगर आप जनता से चुपचाप अगर वोट करवा लें, हालाँकि जनता वहाँ पे आज भी जो है पूरी तरह से आप देखिए कि जो राष्ट्रवादी तत्व है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में राष्ट्रवादी तत्व नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो राष्ट्रवादी तत्वों को डीएनडी जो डॉक्ट्रिन है वहाँ पर डीएनडी डॉक्ट्रिन चलता है। तो डीएनडी डॉक्ट्रिन के कारण वहाँ पर राष्ट्रवादियों को महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ पर गुपकार गैंग, तरह-तरह के अलगाववादी और तरह-तरह के पाकिस्तान परस्त, उनका तृप्तिकरण और तुष्टीकरण किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की वहाँ अधिक नहीं चलती, वहाँ डीएनडी डॉक्ट्रिन चलता है। डीएनडी डॉक्ट्रिन क्या है, आप लोग जानते हैं, तो जब जानते हैं तो बाद में जब इस एपिसोड के समाप्त होने के बाद डीएनडी डॉक्ट्रिन क्या है, आप सब लोग कृपया कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। मैं अपने मुँह से कहना नहीं चाहता, देखिए सीनियर लोग हैं, अच्छा नहीं लगता, आखिरकार मैं भी उसी व्यवस्था का एक अंग रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। तो अब 370 के उस बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं लाभकारी प्रावधान का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो लाभ हो सकता था, वो चूँकि न्यूट्रलाइज़ हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है और उसका जो प्रभाव था वो एक प्रकार से निरस्त किया जा चुका है। तो अब हमें क्या माँग रखनी चाहिए? हमें अब यह माँग रखनी चाहिए कि जब हमें पता चल चुका है कि पूरे के पूरे 25 लाख वोटर और ऐड होने हैं जम्मू और कश्मीर में, तो ये जो डिलिमिटेशन किया गया है, इसको दोबारा से किया जाए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिलिमिटेशन में क्या है, डिलिमिटेशन में आपको आंकड़े ही तो देखने होते हैं। अब इनका इलेक्टोरल रोल फाइनल हो गया, इलेक्टोरल रोल जो है वो जनसंख्या के आधार पे ही होता है। उससे क्यों लेके और जो इन्होंने 60-70% वेटेज दे रखा था 2011 सेंसस को, उसको समाप्त किया जाए और जो वेटेज वेटेज है वो इलेक्टोरल रोल को दिया जाए। इलेक्टोरल रोल को वेटेज देते ही ये सीटों की संख्या तुरंत बदल जाएगी और 50 सीटें या 50 से अधिक सीटें जम्मू संभाग को मिल जाएँगी और वैली के पास 40 सीटें मिल रह जाएँगी। 40 सीटें भी उसके लिए ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन चलिए 50-40 पर तो फिर भी हो सकता है और उसके बाद फिर इनकी कमर पूरी तरह से टूट जाएगी इन अलगाववादियों की। तो मेरे विचार से तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रस्ताव है और इसको तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार से मेरी ये मांग है कि ये जो डिलिमिटेशन है, इसको दोबारा करवाया जाए। इसमें 3-4 महीने से अधिक नहीं लगेंगे क्योंकि पिछली बार सारी एक्सरसाइज़ हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अध्यादेश लाकर जो 2019 जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट करना है। उसके बाद उस अमेंडमेंट करके आपको वो जो पुराना डिलिमिटेशन कमीशन था, उसी को आप री-नोटिफ़ाई कर दीजिए। वो जाके अपने जो कैलकुलेशंस थे उनको रीवर्क करके और ऑब्जेक्शंस इनवाइट करके अगले 3-4 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर ले और जम्मू को 50 से अधिक सीटें जो उसका हक बनता है वो दिलवाए। क्योंकि जम्मू के प्रति ये बहुत बड़ा अन्याय होगा कि उसकी जनसंख्या अधिक होते हुए भी यानी कि उसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख अधिक है इस समय जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसके समान 20 लाख उसकी जनसंख्या कश्मीर घाटी से अधिक है और उसके उपरांत भी उसको 43 सीटें और घाटी को 47 सीटें देना ये एक बहुत बड़ा अन्याय है जम्मू के साथ पूरे देश के साथ पूरे देश की अस्मिता के साथ हिंदुओं के साथ ये सबके साथ एक अन्याय हो रहा है। तो इसलिए जो ओरिजिनल मास्टर स्ट्रोक था जो 5 अगस्त 2019 को चला गया था उस मास्टर स्ट्रोक का जो लाभ है उसे कृपया लेने दे केंद्र सरकार।
उसको लेने देगी, जब उसका पूरा लाभ लेने देगी, तभी इसका पूरा निहितार्थ हमें मिल पाएगा। आइए प्रश्न ले लेते। प्रताप रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सर जी, कैन दी डिलिमिटेशन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स? भाई चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है भाई। हम अपनी सरकार से ही क्यों ना मांग के हैं, उनको तो केवल उनके लिए तो एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। वो 2011 सेंसस की बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा, उसको चेंज करके कह दें इलेक्टोरल रोल के बेसिस पे, लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल के बेसिस पे सेंसस होगा, खत्म हुई बात। लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल एज ऑन 31 अक्टूबर, तब तक ये चल रहा है आपका इलेक्टोरल रोल का प्रोसेस, खत्म हो जाएगा। और 31 अक्टूबर को लेके 31 दिसंबर तक का उनको टाइम दे दें। वैसे भी उन्होंने कहा है कि भाई हम नवंबर से पहले नहीं दे सकते इलेक्टोरल रोल, आप उनको नवंबर तक दे के बाकी टाइम दे दें। सर्दियों में वैसे भी चुनाव नहीं होने, चुनाव तो मार्च से पहले, अप्रैल से पहले हो ही नहीं सकते, तो दोबारा डिलिमिटेशन करवाएं। दोबारा डिलिमिटेशन कराने की मांग पूरे देश से होनी चाहिए। अब पूरे देश से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे आंकड़े आ गए हैं। जी नेक्स्ट। आरबी पाटिल जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप रामचंद्र जी, जेम्स बॉन्ड विल अपोज द डिलिमिटेशन। बिल्कुल, जेम्स बॉन्ड तो निश्चित रूप से अपोज करेंगे। डी में वही तो है, और कौन है? एक उनके गुरु और एक वो, वही है डी डॉक्ट्रिन। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अब हम मास के अंत में, यानी इस महीने के अंत की ओर अग्रसर हैं, तो आप कृपया अपनी सपोर्ट पर और थोड़ी सी मजबूती लाएं, दृढ़ता लाएं, और हमें पेटीएम, जीपीए और डायरेक्ट बैंकिंग इत्यादि से हमें आप सपोर्ट करते रहें। एक बार और आपको हमें बतानी है कि हमारी जो वार्षिक समारोह है वो इस बार जयपुर में भौतिक रूप में होने वाला है। 15 और 16 अक्टूबर अभी हमने तय की है, और उसको हम कंफर्म शीघ्र ही कर देंगे। दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2022। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।